वेलकम टीचर कैप्सूल में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। मैं मोहन सोनी यहाँ पर लाया हूँ आप सभी लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। इस टॉपिक का नाम है मापन, आकलन, मूल्यांकन। दोस्तों ये आपका बाल विकास का साइकोलॉजी का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो इसलिए आप लोग कोशिश करिएगा सारे के सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखिएगा। और यहाँ पर आपको लगभग 2 पार्ट्स में आपको मापन मूल्यांकन से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं वो हम लोग देखेंगे। ये मापन, आकलन, मूल्यांकन का भाग 1 है। इसके बाद एक वीडियो और आएगा, उसमें आपके इसके अलावा आपके क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। तो आप लोग इससे संबंधित 2 वीडियो देख लीजिएगा, जिसके बाद पूरे भारत में से जहाँ से भी मापन मूल्यांकन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों के जवाब आप लोग देख सकते हो। आइए साथियों हम लोग एक एक करके सारे के सारे क्वेश्चंस देखते हैं। और एक बार मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग पूरा वीडियो अवश्य देखिएगा, लास्ट तक देखिए और मुझे कमेंट करके आप लोग बताइएगा क्वेश्चंस के स्टैंडर्ड आपके कैसे हैं और आपके कुल मिला के एक वीडियो में कितने क्वेश्चन सही बन रहे हैं, यह भी मुझे कमेंट करके आप लोग बताइए। आइए हम लोग एक एक करके क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपके पास में ये रहा, निम्न में से कौन सा एक उत्तम परीक्षण की विशेषताओं में से भिन्न है? निम्न में से कौन सा एक उत्तम परीक्षण की विशेषताओं में से भिन्न है? तो वस्तुनिष्ठता, वैधता, अभिक्षमता और विश्वसनीयता। तो मैंने आपको कहा था साथियों, कई बार पढ़ाया होगा जब मैंने आपको क्लास में, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि वस्तुनिष्ठता, वैधता और विश्वसनीयता यह मूल्यांकन की विशेषताएं मानी जाती हैं, जबकि इसका आंसर जो आपका है ना, अभिक्षमता का इससे कोई लेना देना आपका नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, ब्लूप्रिंट निम्न में से किसका महत्वपूर्ण घटक है? परीक्षण निर्माण, परीक्षण अंकन, परीक्षण प्रशासन, परीक्षण वैधता। तो ब्लूप्रिंट का जो संबंध है आपका परीक्षण प्रशासन से आपका संबंध रखा जाता है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये आपके पास अगला क्वेश्चन आया, सालेय आधारित और व्यापक मूल्यांकन छात्रों के लिए उपयोगी है। तनाव कम करने के लिए, मूल्यांकन को नियमित करने के लिए, अपने कार्य को जांचने के लिए, उपरोक्त सभी। तो साथियों अगर मैं बताना चाहता हूँ यहाँ पर साले शब्द आपको हो सकता है समझ में ना आ रहा हो, तो साले से तात्पर्य आपका होता है साला, और साले का मतलब होता है जैसे हम लोग बोलते हैं ना पाठशाला। साला का मतलब क्या होता है? स्थान आधारित सतत व्यापक मूल्यांकन। तो स्कूल को यहाँ पर साले बोला गया है। तो इसमें जो आपका मूल्यांकन किया जाता है इससे तनाव कम होता है, मूल्यांकन को नियमित करने के लिए किया जाता है और अपने कार्य को जाँचने के लिए किया जाता है। इस तरीके से सही आंसर आपके पास ऑप्शन नंबर डी सही हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये आपके पास अगला क्वेश्चन आया, सूक्ष्म शिक्षण के भारतीय मॉडल में लगने वाला कुल समय कितना है? अगर मैं आपको बताना चाहूँ साथियों, माइक्रो टीचिंग आप लोगों ने किया होगा, बीएड बीटीसी में माइक्रो टीचिंग होता है। तो इसमें 6 प्रतिमान होते हैं, 6 चरण में माइक्रो टीचिंग पूरी होती है और एक चरण के लिए 6 मिनट सुनिश्चित किया गया है। इस तरीके से 6 चरण के लिए 6×6 36। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। 36 मिनट इसके लिए आपके दिए गए हैं, तो आंसर आपका क्या सही होगा? सी आपका सही होगा। अगला देखते हैं। ये आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन आया, एक छात्र को शैक्षिक क्षेत्र के तहत एक विषय में 100 में से 4 अंक मिले, यह है अंक सीसी योजना के तहत किस ग्रेड में संगीतबद्ध होगा? साथियों ये थोड़ा सा मिसप्रिंट इसमें सही से लिखा नहीं है। इसमें अगर मैं बताना चाहूँ, यहाँ पर आपका B2 ग्रेड था ये वाला, और ये आपका C1 ग्रेड है, और यहाँ पर ये आपका C2 ग्रेड है, और ये आपका B1 ग्रेड है। तो यह आपका आएगा C2 के अंदर। ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। बाकी हम आपको किसी दिन थ्योरी के माध्यम से समझाएंगे कि ये ग्रेड आपकी कैसे पता चलती है और अगर कितने से कितने के बीच अगर आपके नंबर आते हैं तो कौन सी ग्रेड मानी जाती है। ये मैं आपको थ्योरी के माध्यम से किसी न किसी वीडियो में आपको अवश्य समझाऊंगा। तो इसका जो आंसर आपका निकल कर आएगा क्या होगा? विकल्प नंबर आपका सी सही होगा, यानी कि C2 आंसर आपका सही है। थोड़ा सा मिसप्रिंट है, सही से इसमें टाइप नहीं हो पाया है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन संदर्भित करता है। तो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन किस बात को संदर्भित करेगा? छात्रों के विकास का दैनिक मूल्यांकन, छात्रों के नियमित मूल्यांकन की एक प्रणाली जो छात्रों के विकास के सभी पहलुओं को शामिल करती है, एक कक्षा में सभी छात्रों का नियमित मूल्यांकन, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसका सही आंसर आपका रहेगा उपरोक्त सभी। तीनों के तीनों लक्षण सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत आए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए एक बार, छात्रों की उपलब्धि का मूल्यांकन करने के लिए निम्नलिखित में कौन सा तरीका सबसे अच्छा होगा? तो उपलब्धि का मूल्यांकन करना है तो कोई अच्छा तरीका बढ़िया होगा। सतत मूल्यांकन, वार्षिक मूल्यांकन, मासिक मूल्यांकन। तो आपको पता होगा ना, सतत मूल्यांकन यानी कि CC सबसे अच्छा शब्द माना जाता है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एवल्यूशन। अगला क्वेश्चन देखते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 8 आपके पास में आया,
किसी विशेष कार्यक्रम या प्रशिक्षण के प्रभावों का मापन करने के लिए किस प्रकार के परीक्षणों को परिकल्पित किया जाता है? व्यक्तित्व, बुद्धि, उपलब्धि या रचनात्मक? तो साथियों एक अचीवमेंट टेस्ट आपका होता है, उपलब्धि परीक्षण जिसको हम लोग बोलते हैं। तो इसका आंसर जो आपका रहेगा, करेक्ट आंसर जो आपका, बेस्ट आंसर जो आपका माना जाएगा, उपलब्धि परीक्षण। विकल्प नंबर आपका सी सही होगा। ये साथियों ये क्वेश्चंस आपके हैं जो कि पूरे राज्य में जहाँ जहाँ से इससे क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो मैंने आपको यहाँ पर दिए हैं। तो आप लोग अगर ये पूरी सीरीज़ देख लेते हो तो मुझे नहीं लगता एक भी क्वेश्चन आपका मापन मूल्यांकन से आपका रहेगा। और बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है पेपर में, 2 क्वेश्चन आपके ज़रूर आएंगे। तो आप लोग भाग 1 और भाग 2 अवश्य देख लीजिए, जिससे आपके मापन मूल्यांकन से संबंधित सारे के सारे प्रश्न आपके कवर हो जाएंगे। देखिए, मध्यावधि परीक्षा एक उदाहरण है, यानी कि जो मिड टर्म एग्जामिनेशन आपके होते हैं, हाफ ईयरली परीक्षा होती है, वह परीक्षा किस बात का उदाहरण है? रचनात्मक मूल्यांकन का, मानदंड संदर्भित मूल्यांकन का, योगात्मक मूल्यांकन का, नैदानिक मूल्यांकन का। तो साथियों जो हाफ ईयरली परीक्षा है और आपकी वार्षिक परीक्षा है, यह दोनों के दोनों आपकी योगात्मक मूल्यांकन यानी कि समेटिव परीक्षा की मानी जाती है, समेटिव असेसमेंट का एग्जाम्पल है। वहीं पर रचनात्मक मूल्यांकन जो आपका होता है, ये टीएलपी के दौरान, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान आपका किया जाता है। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक परीक्षण जो व्यक्ति की किसी एक या अधिक क्षेत्रों में उसकी विशेषताओं और कमियों को व्यक्त करने के लिए बनाया गया है, क्या कहलाता है? एक बार फिर से पढ़ लो साथियों, अच्छा क्वेश्चन है। एक परीक्षण जो व्यक्ति की किसी एक या अधिक क्षेत्रों में उसकी विशेषता और कमियों को व्यक्त करने के लिए बनाया गया है, वह क्या कहलाता है साथियों? 4 विकल्प है, तो इसका सही आंसर होगा निदानात्मक। तो साथियों ये जो निदानात्मक है ना, इसमें क्या होता है, कमियों का पता चलता है, कमियों के बारे में व्यक्त किया जाता है। और वहीं पर जब निदान अपन को पता चल जाएगा, इसके जस्ट बाद जो आपका परीक्षण होता है उसका नाम है उपचारात्मक परीक्षण। तो यानी कि पहले निदानात्मक परीक्षण होता है, पहले कमियों को व्यक्त किया जाता है, कमियों के बारे में जाना जाता है, इसके जस्ट बाद जो परीक्षण होता है उपचार किया जाता है आपका। तो इसका सही आंसर आपका रहेगा ऑप्शन नंबर बी। अगला देखिए, मूल्यांकन पद्धतियों का लक्ष्य होना चाहिए। अब बताइएगा मूल्यांकन पद्धति का क्या लक्ष्य होगा? कोई पॉजिटिव लक्ष्य होना चाहिए, कोई सकारात्मक लक्ष्य होना चाहिए। विकल्प नंबर ए में लिखा है विद्यार्थियों की ज़रूरतों एवं आवश्यकताओं की पहचान करना, ये लक्ष्य है क्या? पुरस्कार वितरण करना, तो साथियों ये तो गलत हो गया, बी वाला तो नेगेटिव है। विद्यार्थियों को नामांकित करना, यह भी आपका सही नहीं है। योग्यता आधारित समूहों में विद्यार्थियों को विभाजन करना, यह भी गलत है, क्योंकि मैं आपको कई बार बता चुका हूँ समावेशी शिक्षक कभी भी किसी बच्चे को अलग नहीं करती है। तो ऑप्शन नंबर डी विभाजित कर रहा है, ऑप्शन नंबर सी नामांकित कर रहा है, ये भी गलत हो गया। ऑप्शन नंबर बी पुरस्कार की बात कर रहा है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, जो कि आपका सबसे ज़्यादा पॉजिटिव सकारात्मक है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं हम लोग। एक कक्षा में अध्यापिका अपनी शिक्षा शास्त्र व आकलन की विधियों को विद्यार्थियों की व्यक्तिगत ज़रूरतों के अनुसार परिवर्तित करती है। एक बार मैं दोबारा से पढ़ता हूँ। एक कक्षा में अध्यापिका अपनी शिक्षा शास्त्र व आकलन की विधियों को विद्यार्थियों की व्यक्तिगत ज़रूरत के अनुसार, यानी कि इंडिविजुअल जो नीड्स है उसके हिसाब से अगर वह अपनी विधियों को चेंजमेंट कर लेता है, तो ये क्या है भैया? पाठ्य पुस्तक बिल्कुल नहीं, व्यवहारवादी बिल्कुल नहीं, अध्यापक केंद्र बिल्कुल नहीं। तो यह एक क्रिएटिव जो आपकी एजुकेशन होती है, क्रिएटिव शिक्षा होती है, क्रिएटिव पढ़ाई होती है, यानी कि प्रगतिशील शिक्षा का उदाहरण आपका है। और ये विकल्प नंबर आपका डी से अच्छा कोई विकल्प हो नहीं सकता। अगला देखते हैं, विद्यार्थी की प्रगति रिपोर्ट में। अब देखिएगा स्टूडेंट्स की जो प्रगति रिपोर्ट यानी कि जो वर्ष के अंत में आती है, उसमें क्या होता है? विद्यार्थियों की विभिन्न विषयों में प्राप्त संप्राप्ति का विवरण होता है। बिल्कुल, हम लोगों की जो अंत में मार्कशीट आती है उसमें क्या होता है? जो भिन्न भिन्न विषयों में हम लोगों ने प्राप्त किए अंक, उसका विवरण होता है। दूसरा क्या होता है? विद्यार्थियों के व्यक्तित्व के विभिन्न पहलुओं का विवरण होता है। बिल्कुल सही है, क्योंकि आपको पता है ना, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में जो व्यापक शब्द आता है उसका मतलब ही आपका है कि शैक्षिक एवं सह शैक्षिक पहलुओं का जो उसमें वर्णन किया जाता है उसे ही तो व्यापक बोलते हैं। तो इस तरह से इसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला देखिए, ब्लूप्रिंट एक त्रि-आयामी चार्ट है जिसमें अधिभार दिया जाता है। आकलन के उद्देश्यों का बिल्कुल नहीं, विषय क्षेत्रों का और प्रश्न को प्रकार का। ये इसका आंसर 2 और 3 आपका सही है। तो कहाँ पर है आपका 2 और 3? ये वाला आंसर आपका सही है, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
विश्वसनीयता की अवधारणा से आशा है। जो मूल्यांकन आपका होता है वह आपका विश्वसनीय होता है। और अगर मैं कहना चाहूँ विश्वसनीयता की परिभाषा क्या होती है, तो विश्वसनीयता की परिभाषा आपकी यही होती है कि मूल्यांकन को कितने भी बार निकाल दिया जाए, कितने भी चरण से कर दिया जाए, कितने भी चरण से गुजार दिया जाए और हर बार उसकी बारंबारता समान आए, एक जैसी आए, तो उसे हम लोग बोलते हैं विश्वसनीयता। मूल्यांकन कैसा आपका विश्वसनीय मूल्यांकन है। तो यानी कि प्राप्तांकों की बारंबारता, यानी कि जितने बार भी उसको आप चेक करिएगा, जांच करिएगा, हर बार प्राप्तांक बराबर आए, तो यानी कि वह मूल्यांकन कैसा होगा, विश्वसनीय मूल्यांकन आपका माना जाता है। अगला देखिए, उपचारात्मक शिक्षण किस प्रकार के बालकों के लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो भैया उपचार किसका होगा, आप ही मुझे बताइएगा। जिसके अंदर कोई समस्या होगी उसी का तो उपचार होगा। तो तेज़ी से सीखने वाले का भला क्यों उपचार करेंगे अपन, धीमे से सीखने वाले का। हाँ, एकदम सही है कि जो लोग धीमे से सीखते हैं उसका उपचार होना जरूरी है। विकल्प नंबर आपका बी सही है। जबकि ऑप्शन नंबर सी प्रतिभाशाली, उसका उपचार क्यों करोगे, रचनात्मक है उसका उपचार क्यों करोगे। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, धीमी सीखने वालों का उपचार करेंगे हम लोग। अगला देखिए, किस प्रकार के प्रश्नों के आधार पर एक शिक्षक को विद्यार्थियों के प्रदर्शन को मूल्यांकित करना चाहिए। अब देखिएगा, शिक्षक कर रहा है विद्यार्थियों के प्रदर्शन का मूल्यांकन, तो वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न होंगे आपके, निबंधात्मक होंगे, लघु उत्तरीय होंगे, या फिर आपके ये सभी होंगे। तो भैया ये तीनों टाइप्स के तो होते हैं। टीचर जो मूल्यांकन करता है ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का भी करता है, निबंधात्मक प्रश्नों का भी करता है, लघु उत्तरीय का भी करता है, अति लघु उत्तरीय का भी करता है, इन सभी का मूल्यांकन करता है। तो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा सही, ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 18वां। बच्चों की शिक्षण अधिगम और आकलन तकनीकी सम्मिलित होती है। यानी कि बच्चों की जो शिक्षण अधिगम में अपन लोग आकलन करते हैं उसमें कौन कौन सी चीज़ें शामिल होती हैं, बच्चों के विचारों की खोज, दैनिक जीवन के अनुभव, वर्तमान समझ का आकलन करने हेतु वर्कशीट। तो साथियों इसका जो बेस्ट आंसर जो आपका रहेगा ना, करेक्ट आंसर जो आपका होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1, 2, 3 तीनों के तीनों विकल्प आपके सही हैं। आकलन के अंतर्गत ये आपकी बातें आती हैं। तो करेक्ट आंसर आपका क्या होगा, इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन आया, सीखने के रूप में आकलन सहायता करता है। तो सीखने के रूप में मैंने आपको कई बार समझाया था, असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट एज लर्निंग, असेसमेंट ऑफ लर्निंग। तो इसमें सीखने के रूप में आकलन का मतलब आपका रहता है कि जब कभी भी हम लोग स्वयं के द्वारा कोई भी आकलन करते हैं या किसी साथी या मित्र के द्वारा हम लोग आकलन करवाते हैं, तो ऐसा आकलन आपका सीखने के रूप में आकलन यानी कि असेसमेंट एज लर्निंग कहलाता है। बाकी आप लोग चिंता मत करिए साथियों, बहुत जल्दी से हम लोग आकलन और मूल्यांकन की थ्योरी वाली क्लास आपको मैं दे दूंगा, थ्योरी वाली क्लास प्रोवाइड करा दूंगा। तो अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप थ्योरी वाली क्लास को जब पढ़ोगे उसके बाद जब PYQ करोगे तो आपको समझ में आएगा। लेकिन ये PYQ एक बार आप पूरा कर लीजिएगा, क्योंकि इसके माध्यम से आप सभी लोगों को जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपके आयोग में आते रहते हैं उसके विषय में जानकारी आपको मिल जाएगी। तो साथियों इसका जो 19 का सही आंसर जो आपका रहेगा ऑप्शन नंबर आपका ए। बच्चों के बीच यानी कि साथियों के बीच, दोस्तों के बीच जो हम लोग आपस में सीखते हैं ना, उसी को तो हम लोग सीखने के रूप में आकलन बोलते हैं, असेसमेंट एज लर्निंग। और जो असेसमेंट फॉर लर्निंग होता है, सीखने के लिए आकलन, ये होता है बेटा जब TLP के दौरान, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान टीचर एक जब क्लास में क्लासेज लेता है, पढ़ाता है, उस समय पर जो आपसे चीज़ें पूछता है वह सीखने के लिए आकलन असेसमेंट फॉर लर्निंग होता है। वहीं पर सीखने का आकलन होता है जब हम लोग वर्ष के अंत में जो आपका हाफ ईयरली और मिड ईयरली यानी कि वार्षिक और अर्धवार्षिक परीक्षा जो होती है वह आपकी सीखने का आकलन है। जबकि TLP शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान किया गया आकलन आपका है वह सीखने के लिए आकलन असेसमेंट फॉर लर्निंग है। जबकि हम लोग जब अपने साथियों के माध्यम से, दोस्तों के माध्यम से या खुद से कभी अपना आकलन करते हैं, जैसे कि आप लोगों को पता होगा हम लोग जब कभी कभी हाथ रख कर कोई भी चीज़ को याद करते हैं, कोई भी चीज़ राजधानी याद कर ली, उसके बाद हम लोग हाथ रख के एक साइड हम लोग हाथ रख लेते हैं, फिर हम लोग देखते हैं कि ये वाला भारत की राजधानी क्या है, दिल्ली है ना, बिहार की राजधानी क्या है, पटना। इस तरीके से हम लोग पढ़ाई करते हैं, तो वो किसका आकलन कर रहे हैं हम लोग, अपना खुद का तो आकलन कर रहे हैं। तो यानी कि इस टाइप का आकलन आपका क्या कहलाता है, सीखने के रूप में आकलन, असेसमेंट एज लर्निंग। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों, सतत एवं समग्र मूल्यांकन में क्या शामिल है।
केवल। देखिएगा साथियों, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि CC वर्ड है ये पॉजिटिव है, तो जब पॉजिटिव है तो इसके आंसर भी तो पॉजिटिव होंगे। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए में लिखा है केवल, ये तो नेगेटिव होता है। ऑप्शन नंबर बी में लिखा केवल, ये तो नेगेटिव होता है। ऑप्शन नंबर सी में लिखा ना, ये तो नेगेटिव होता है। तो जो बच गया आपका ऑप्शन नंबर डी, ये आपका पॉजिटिव है। विविध प्रकार की रणनीतियों का प्रयोग करते हुए दोनों संरचनात्मक एवं संकलात्मक आकलन का प्रयोग करना ही आपका CCE का उद्देश्य आपका माना जाता है। साथियों, एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, बहुत मेहनत से यहाँ पर मैं आपको पढ़ाता हूँ, तो आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आप लोग जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आप लोग क्लास के अंत का भरोसा रखते हो, उसके बाद फिर भूल जाते हो और बिना लाइक किए आप लोग चले जाते हो। और इसी के साथ साथ मैं आपको बता देता हूँ, एक जिम्मेदारी आप लोग अपनी अवश्य निभाना कि इस वीडियो को आप लोग जितना शेयर कर सको, आप जहाँ जहाँ जिस ग्रुप में आप हो वहाँ पर ग्रुप में शेयर कर दीजिए। और इसकी जो लिंक है आप लोग अपने स्टेटस पर लगा सकते हो, क्योंकि बहुत सारा बच्चा ऐसा है जिसको अच्छे मटेरियल नहीं मिल पाता, जानकारी नहीं मिल पाती है, जानकारी के अभाव में वह परेशान रहता है। और तो आप लोगों की ये जिम्मेदारी है कि आप लोग भी समाज सेवा कर सकते हैं, आपका टीचर भी आपके लिए मेहनत कर रहा है अच्छे से, ठीक है ना। और अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया टीचर कैप्सूल को, तो आप लोग लाल रंग से लिखे सब्सक्राइब बटन को दबाइएगा, साथ में दाहिने हाथ पर बेल आइकन बना होगा, बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ठीक है साथियों। क्योंकि एक टीचर आपके साथ में मेहनत करता है तो आपका फीडबैक मिलना भी टीचर के लिए बहुत ज़रूरी होता है, जो कि पॉजिटिविटी लाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मूल्यांकन को, अब जरा मैं आपसे बताता हूँ, जब मूल्यांकन वर्ड आपका पॉजिटिव है तो इससे आने वाला आंसर भी पॉजिटिव होगा। तो देखिएगा कौन कौन सा पॉजिटिव है। पहला लिखा है वस्तुनिष्ठ प्रकार के लिखित कार्यों पर आधारित होना चाहिए। गजब है, यानी कि मूल्यांकन का ये उद्देश्य होता है कि वस्तुनिष्ठ प्रकार का हो। दूसरा देखते हैं, एक अलग गतिविधि के रूप में लेना चाहिए। तीसरा देखते हैं, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक भाग होना चाहिए। और चौथा है, केवल नंबरों के संदर्भ में करना चाहिए। साथियों, मूल्यांकन का जो उद्देश्य है ना, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया यानी कि TLP टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का एक हिस्सा होना चाहिए। यानी कि जब टीचर कभी भी क्लास में पढ़ाता है तो वह जब बीच बीच में आपसे क्वेश्चन पूछता रहता है, ये आपका मूल्यांकन का एक आपका उद्देश्य आपका होता है। तो विकल्प नंबर सी अन्य ऑप्शंस से सबसे ज़्यादा बेहतर है, इसलिए सी आंसर आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। नीचे लिखी हुई स्थिति किस सिद्धांत को दर्शाती है? देखते हैं, एक बार पढ़ते हैं। जो विद्यार्थी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते वे महसूस करते हैं कि वे पर्याप्त रूप से अच्छे नहीं हैं और हतोत्साहित महसूस करते हैं, तब उनमें बिना प्रयास के कार्य को आसानी से छोड़ देने की संभावना होती है। देखते हैं इसके आंसर क्या होगा। आनुवांशिकता एवं पर्यावरण संबंधित नहीं है, ये हो गया। संज्ञान एवं संवेग परस्पर संबंधित है, संज्ञान एवं संवेग संबंधित नहीं है। आनुवांशिक एवं पर्यावरण अलग हैं। तो देखिएगा आनुवांशिक एवं पर्यावरण अलग नहीं है, दोनों के दोनों जुड़े हैं, तो आपका डी तो गलत हो गया। संज्ञान एवं संवेग संबंधित नहीं है, ये भी गलत हो गया, क्योंकि संज्ञान एवं संवेग एक दूसरे से जुड़े हैं। इसका मतलब आपका सही होगा आपका क्या, ऑप्शन नंबर बी। संज्ञान का मतलब क्या होता है, हमारा दिमाग। संवेग का मतलब इमोशंस। अगर मैं कहना चाहूँ, जब हम लोग 2-4 बार फेल हो जाते हैं तो संज्ञान हम लोगों को लगता है कि हम लोग होशियार नहीं हैं, तो आपके दिमाग में टेंशन का आना, आपके दिमाग में चिंता का आना स्वाभाविक है। तो यानी कि आपका संज्ञान अगर अच्छा होगा तो संवेग भी अच्छा होगा, और संज्ञान अगर आपका अच्छा नहीं होगा तो संवेग भी आपका अच्छा नहीं होता है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, संज्ञान एवं संवेग परस्पर संबंधित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। सतत और व्यापक मूल्यांकन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो यह विद्यालय आधारित मूल्यांकन है, सतत एवं व्यापक। इसमें विद्यार्थियों के सभी पक्ष सम्मिलित होते हैं, इसमें निदानात्मक मूल्यांकन सम्मिलित नहीं है, या इसके लिए औपचारिक और अनौपचारिक दोनों विधियों का प्रयोग किया जाता है। साथियों, अगर मैं कहना चाहूँ तो विकल्प नंबर सी है, इसमें निदानात्मक मूल्यांकन सम्मिलित नहीं है, यह कथन आपका गलत है, क्योंकि इसके अंतर्गत निदानात्मक मूल्यांकन आपका शामिल होता है। 24 देखते हैं। बच्चों के मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित में से कौन से कारण होने चाहिए? तो भैया इसके जो भी कारण होंगे वो आपके पॉजिटिव होने चाहिए। पहला देखते हैं, बच्चों को गैर उपलब्धि वाले, निम्न उपलब्धि वाले, औसत एवं उच्च उपलब्धि वाले के रूप में अलग कर देना चाहिए। और राम,
मुझे लगता है ऑप्शन नंबर ए तो गलत हो गया, क्योंकि मैंने आपको कहा था बच्चा आपका कैसा भी हो, किसी भी टाइप का हो, पर बच्चे को अलग नहीं करना चाहिए, क्योंकि बच्चे को अलग करना आपका नेगेटिव होता है। तो भैया विकल्प नंबर ए तो नहीं हो सकता। आगे और देख लेते हैं। कक्षा में शिक्षण अधिगम प्रक्रियाओं में सुधार करना चाहिए, हाँ ये तो पॉजिटिव है। समय के साथ बच्चों में होने वाले अधिगम परिवर्तन एवं प्रगति के बारे में जानना चाहिए, ये भी पॉजिटिव है। बच्चों की क्षमता, संभावना, सशक्त पक्ष, चुनौतीपूर्ण पक्षों के बारे में माता पिता से साथ डिस्कशन करना चाहिए, ये भी तो पॉजिटिव है। तो 2, 3, 4 पॉजिटिव एक बार देख लेते हैं कहाँ पर है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा, 2, 3, 4, जबकि पहला विकल्प आपका नेगेटिव है। 25 देखते हैं हम लोग। 25, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प संरचनात्मक परिवेश के साथ अनुकूल नहीं हो सकता। तो भैया कौन सा विकल्प संरचनात्मक परिवेश के साथ अनुकूल नहीं होगा, कोई नेगेटिव विकल्प होगा, वही तो अनुकूल नहीं होगा। तो देखते हैं नेगेटिव वाला आपका कौन सा है, नकारात्मक वाला एक बार हम लोग देख लेते हैं। अध्यापक विशिष्ट सत्रावसान मूल्यांकन रणनीतियों को लागू करते हैं तथा प्रक्रियाओं के बजाय, अरे ये तो मुझे लग रहा है इसमें इन्होंने बजाय क्यों डाला, ये बजाय वर्ड तो आपका नेगेटिव होता है। आगे और देख लेते कहीं और तो नहीं है, ये तो आपका देखो नेगेटिव हो गया विकल्प नंबर ए। तो मुझे लग रहा है ये आंसर आपका होना चाहिए। आगे और चेक कर लेते हैं। विद्यार्थियों को जटिल, सार्थक एवं समस्या आधारित गतिविधियों में लगे रहने के लिए लगातार अवसर मिलने चाहिए। यानी कि जो स्टूडेंट्स हैं उन लोगों को जो कठिन समस्याएं होती, प्रॉब्लम को सॉल्व करने की जो वो प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे किया जाए, ऐसी एक्टिविटी में लगने का अवसर देना चाहिए ताकि उसका दिमाग अच्छे से विकसित हो सके। ये आंसर सही है। विद्यार्थी सहयोगात्मक तरीके से कार्य करते हैं तथा आपस में कार्य केंद्रित वार्ता में लगे रहने के लिए सहयोग मिलता है, ये भी पॉजिटिव है। शिक्षक प्रमुख उपकरणों के संबंध में विद्यार्थियों के विचारों एवं अनुभवों को प्राप्त करते हैं तथा उनके वर्तमान ज्ञान की पुनर्संरचना विस्तृत करने के लिए शिक्षण अधिगम की योजना का बनाते हैं। तो मुझे लगता है विकल्प नंबर बी, सी, डी दोनों के तीनों पॉजिटिव हैं। विकल्प नंबर ए में बजाय शब्द लिखा है जो कि आपका नेगेटिव होता है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही होगा। 100% आपका सही क्या है, ए। साथियों मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि आप लोग मेरा पूरा बाल विकास का वीडियो देखिएगा, आपको एक चीज़ समझ में आ जाएगी कि मेरा पढ़ाने का तरीका हमेशा पॉजिटिव नेगेटिव थिंकिंग पर रहता है। अगर आपकी पॉजिटिव नेगेटिव सोच, पॉजिटिव नेगेटिव टैगवर्ड पर पकड़ अगर अच्छी है तो मुझे नहीं लगता बाल विकास में 30 में से 29-30 नंबर तुम्हारे आने से कोई रोक सकता है। तो आप लोग जितने भी वीडियोज अपलोड हैं तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाके आप लोग देख सकते हैं, बाल विकास प्रैक्टिस सेट के नाम से उसमें डला होगा, है ना। तो आप लोग सारे के सारे वीडियोज़ को देख लेना ताकि आप लोग बाल विकास से संबंधित सारे के सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करने में सक्षम हो सकें। अगला देखिए, जब परीक्षाएं समीप हों तो शिक्षक को, अब जरा मुझे यह बताइएगा कि परीक्षाएं नज़दीक हों तो शिक्षक क्या करेगा। तो शिक्षक कोई पॉजिटिव काम करेगा, कोई सकारात्मक काम करेगा, कोई अच्छा काम करेगा। आइएगा देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए में लिखा है कोर्स पूरा करने के लिए विद्यार्थियों को घर बुलाना चाहिए। गजब है, ये क्या चक्कर था कि विद्यार्थी को घर बुलाएंगे, ये अच्छा तो नहीं हो सकता है। अब टीचर कहीं का है, स्टूडेंट कहीं दूर का है, तो कैसे आ पाएगा, ये नहीं होगा। और देख लेते हैं, विद्यार्थियों को स्वयं कोर्स पूरा करने के लिए कहना चाहिए, ये तो हाथ खड़े कर देना है, ये तो महाग नेगेटिव हो गया। विद्यालय में कोर्स पूरा करने के लिए अतिरिक्त समय देना चाहिए, ये आंसर एकदम बेस्ट है कि अगर परीक्षा नज़दीक आ गई हैं तो एक्स्ट्रा समय दीजिए, अतिरिक्त समय दीजिए, एक्स्ट्रा क्लासेस लगाइएगा ताकि बच्चे को प्रॉपर तरीके से चीज़ें समझ में आ जाएँ और उसका प्रैक्टिस और अभ्यास भी अच्छे से हो जाए। तो विकल्प नंबर सी आपका सबसे बेस्ट, सबसे अच्छा आंसर माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं एक बार जल्दी से। जब कोई विद्यार्थी किसी प्रश्न का उत्तर गलत देता है तो शिक्षक को, अरे भैया स्टूडेंट कुछ भी करे, कुछ भी स्टूडेंट करे, पर लास्ट में अगर लिखा है ना शिक्षक को, तो निश्चय इससे उठने वाला प्रश्न का आंसर कैसा जाता है, पॉजिटिव। और मेरी पॉजिटिव नेगेटिव टैगवर्ड की क्लास देखिए, उसमें यह दिया गया है कि जब कभी भी आपसे क्वेश्चन उठे, शिक्षक से क्वेश्चन उठे, छात्र से प्रश्न उठे, तो उससे उठने वाला प्रश्न का जवाब हमेशा पॉजिटिव आता है। तो विकल्प नंबर ए में तो लिखा है दंड देना, ये तो नेगेटिव हो गया, ये तो हो नहीं सकता। विकल्प नंबर बी में लिखा है उत्तर में जो गलती है उसे सुधार कर विद्यार्थियों को बता देनी चाहिए। तो ये कौन सा अच्छा हो गया कि उसमें जो गलती आपने बता दिया, ये भी तो आपका बेस्ट नहीं है, ये तो ये भी हल्का हो गया। उत्तर को विद्यार्थियों की मदद से सही करना चाहिए, ये आंसर आपका सबसे बेस्ट है कि स्टूडेंट की मदद से, स्टूडेंट की हेल्प लेते हुए उस चीज़ को सही करना आपका सबसे बेस्ट होता है। बताइएगा बेटा कि आपने कहाँ पर गलती करी थी। बेटा देखो आपने ये वाली गलती करी है, ऐसी ऐसी आपने गलती करी है, तो स्टूडेंट को बताओगे तो उसको चीज़ें समझ में आएंगी, उसके बाद उसको मदद कर दो, उसकी हेल्प कर दो, बस चीज़ें समझ में आ जाएंगी। अगला देखते हैं 28 देखते हैं एक बार। विद्यार्थियों में छात्र रजिस्टर
क्या विद्यार्थियों में छात्र रजिस्टर संधारण के लिए छात्र के विषय में निम्नलिखित में से कौन सी सूचना अपेक्षित नहीं है। बिल्कुल रटिएगा नहीं, टेंशन मत लो कि जो स्टूडेंट जो रजिस्टर होता है, पंचिका होती है जिसमें अटेंडेंस हम लोगों की ली जाती है, उसमें कौन कौन सी चीज़ का विवरण होता है और इसमें ये लिखा है कौन सी चीज़ का विवरण नहीं होता है। तो भैया जन्म एवं दिनांक इसका विवरण होता है, बिल्कुल होता है। डेट ऑफ बर्थ रहती है, उसमें डेट रहती है। सामाजिक आर्थिक स्तर ओ तेरे की, इसका तो कोई मतलब नहीं है। यानी कि स्टूडेंट गरीब है अमीर, इसका कोई वर्णन होता है क्या? स्टूडेंट गरीब है अमीर, इसका कोई वर्णन नहीं होता उसमें। प्रवेश का दिनांक बिल्कुल रहता है, एडमिशन की डेट रहती है, पिताजी का नाम रहता है, छात्र का नाम रहता है, पर वो गरीब है अमीर इससे कोई भी मतलब आपका नहीं होता। तो विकल्प नंबर बी का वर्णन नहीं किया जाता है। साथियों एक सेकंड लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक योगात्मक मूल्यांकन से संबंधित है। साथियों मैंने आपको कई बार बोला योगात्मक मूल्यांकन होता है जो वर्ष के अंत में किया जाता है और वार्षिक परीक्षा और अर्धवार्षिक परीक्षा दोनों के दोनों योगात्मक मूल्यांकन के उदाहरण माने जाते हैं। एक बार देखते हैं क्या है। अध्यापक को छात्र की प्रगति के बारे में निरंतर और तत्काल प्रतिक्रिया प्रदान करना, शिक्षा सामग्री के आणविक विश्लेषण पर केंद्रित है, शिक्षार्थियों की उपलब्धि का लगातार व्यवस्थित आकलन है, सत्र के अंत में शिक्षार्थियों के प्रदर्शन का अंतिम आकलन। ये सबसे बेस्ट आंसर है कि जब सत्र खत्म हो जाता है सबसे लास्ट में जो उसका आकलन किया जाता है, परीक्षा ली जाती है, उसे ही हम लोग योगात्मक आकलन समेटिव असेसमेंट के नाम से पहचानते हैं। आज की क्लास का ये सेकंड लास्ट वो अंतिम क्वेश्चन है 30। इसके बाद आपको कुल मिला के मेरे पास में लगभग एक बार मैं आपको बता देता हूँ टोटल मापन आकलन के कितने क्वेश्चंस आपको मैं कराऊंगा साथियों। तो ये आपके जो क्वेश्चंस की संख्या आपकी रहेगी लगभग मैं आपको 130 के आसपास क्वेश्चन कराऊंगा। तो लगभग 4 वीडियो आपके बनेंगे। कितने वीडियो? 33 क्वेश्चन के 4 वीडियो बनेंगे। तो आप लोग चारों के चारों वीडियो देख लेना। इसके बाद आपको कभी भी मापन मूल्यांकन से संबंधित प्रश्नों को नहीं पढ़ना पड़ेगा क्योंकि बहुत मेहनत से मैंने ये क्वेश्चंस का कलेक्शन आपका किया है, ठीक है ना। तो आप लोगों का एक दिन टेस्ट मैं लूँगा तो टेस्ट में आप लोग अच्छा प्रदर्शन कर सकते हो अगर आप लोग ये चारों के चारों वीडियो आप लोग देख सकते हो, है ना। भाग 1, 2, 3, 4 आपका आएगा, 30 प्रश्नों का आपका भाग होगा और आप लोग अच्छे से उसको देख लेना, ठीक है साथियों। और आपको कौन सी वीडियो चाहिए वो भी मुझे बताना और कमेंट करके मुझे बताइए वीडियो आपको कैसा लगा, समझ में आया कि नहीं आया, क्वेश्चंस आपके कैसे थे। आएगा अंतिम क्वेश्चन देते हैं, विद्यार्थियों के व्यापक मूल्यांकन में निम्नलिखित में से कौन सी चीज़ सम्मिलित नहीं है। तो भैया कौन सी चीज़ सम्मिलित नहीं होगी ये आपको देखना है। तो विद्यार्थियों के शैक्षिक क्षेत्र, एजुकेशन सेक्टर बिल्कुल जानता है ये तो। विद्यार्थियों के व्यक्तिगत और सामाजिक गुण, यह भी तो मूल्यांकन होता है। जब आपका मूल्यांकन किया जाता है, जो आपकी अंतिम रूप से मार्कशीट आती है, तो आपको पता होगा कि स्टूडेंट के शैक्षिक यानी कि मैथमेटिक्स में, गणित में, एसएसटी में, इंग्लिश में उसके कितने नंबर आए, इस बात का आकलन होता है ना, बिल्कुल होता है। विद्यार्थियों के व्यक्तिगत और सामाजिक गुण यानी कि स्टूडेंट आपका कैसा है, स्टूडेंट मेहनत करता है या नहीं करता है, स्टूडेंट के पढ़ने का तरीका क्या रहता है, स्टूडेंट शांत है या गुस्सा है, इन सारी की सारी चीज़ों का वर्णन उसमें किया जाता है। बिल्कुल विद्यार्थियों की अभिवृत्ति और अभिरुचि, उसका क्या इंटरेस्ट है, उसकी क्या रुझान है, उसका कैसे वो पढ़ाई करता है, इस बारे में भी जानकारी होती है। पर बुद्धि लब्धि का गुणांक सर जी IQ का कोई भी वर्णन आपका नहीं किया जाता उसमें। तो विकल्प नंबर आपका क्या सही होगा? डी आंसर आपका सही होगा, है ना। IQ गुणांक उसमें आपका नहीं होता उसकी मार्कशीट में। तो इस तरीके से यहाँ पर आप लोगों ने देखा कि 30 क्वेश्चंस आपके हुए। कुल मिला के मापन मूल्यांकन के 4 वीडियो आएंगे, भाग 1, 2, 3, 4। तो आप लोग चारों के चारों वीडियो देखिए। इसके बाद आपका एक टेस्ट कराएंगे, टेस्ट में आप लोग अच्छा प्रदर्शन कर पाओगे ताकि आप लोग अगर जब पूरे के पूरे क्वेश्चंस को एक बार कर ले तो साथियों, ठीक है। तो आप लोगों ने अभी तक अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आप लोग वीडियो को लाइक करिए। और आप लोग अगर फर्स्ट टाइम टीचर कैप्सूल पर आए हैं तो टीचर कैप्सूल पर लाल रंग से लिखे सब्सक्राइब बटन को दबाइए। साथ में दाहिने हाथ पर बेल आइकन को अवश्य दबा लेना क्योंकि बेल आइकन अगर नहीं दबाते हो तो आप लोगों की शिकायत रहती है, सर मेरे पास नोटिफिकेशन नहीं आया है। उसकी एक सबसे बड़ी वजह यही रहती कि आप लोग सब्सक्राइब तो कर लेते हो पर बेल आइकन को नहीं दबाते हो। और इसी के साथ साथ आप लोग इस वीडियो के लिंक को मैक्सिमम संख्या में अपने साथियों को, अपने दोस्तों को ग्रुप में भेजिएगा ताकि ये फ़ायदा सभी लोगों को हो सके, ठीक है साथियों। ओके, बाय बाय, टेक केयर। आप सभी लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, बिंदास रहें। इसी तरह से आप लोग हंसते खेलते रहिए। जय हिंद, जय भारत।